नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, ये हमारा पीपीबी का एमसीक्यूज़ का पावर डोज सेशन है। डेली बेसिस पे हम लोग एक यूनिट को कवर कर रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। चैप्टर का नाम है ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ केवाईसी। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन का ये सेट है। और ये जो 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के अंदर 4 से 5 अलग अलग कंसेप्ट हैं। इस पे दोस्तों एग्जामिनेशन में बार बार सवाल आता है। तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण केस स्टडीज एमसीक्यूज़ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, सभी तरह के क्वेश्चन आपके सामने दिए जाएंगे। आप पहले एक बार खुद से ट्राई करें, फिर एक्सप्लेनेशन को सुने। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो आपको पता है कि अगर आपका आधार पुराने एड्रेस पर है तो क्या बैंक अकाउंट खुल सकता है, और क्या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? चलिए मिस्टर अद्वैत के केस से समझते हैं। तो क्या करना है दोस्तों कि मिस्टर अद्वैत एक सीनियर मैनेजर हैं किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, पीएसयू में, और उनका ट्रांसफर दिल्ली टू मुंबई हुआ है। पहले दिल्ली में थे, मुंबई आ गए। अब वो अपना नया सेविंग अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक मुंबई में। तो अब सवाल ये है कि क्या बैंक बोले अकाउंट खोल देंगे, पर अकाउंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। उन्होंने एक विजिट किया बैंक को, कुछ डॉक्यूमेंट्स था इनके पास, आधार कार्ड था, ठीक है। फिर कह रहा है कि अलॉटमेंट लेटर था ऑफिशियल एकोमोडेशन का, क्योंकि 15 दिन पहले इनके पीएसयू एम्प्लॉयर ने इशू किया था। इलेक्ट्रिसिटी बिल था इनके नए अपार्टमेंट का, 10 दिन पहले का। फिर बैंक ऑफिशियल ने मिस्टर अद्वैत को इन्फॉर्म किया कि चलो ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट तो हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जो कि उसको फुलफिल करना पड़ेगा। सवाल यही कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मिस्टर अद्वैत अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। ये सवाल है। तो ऑप्शन दे रखा है कि बैंक कैन नॉट ओपन द अकाउंट बिकॉज एन अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम पीएसयू इज नॉट कंसिडर्ड अ वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर एड्रेस पर्पस। बी कहना है कि बैंक कैन ओपन द अकाउंट बट मिस्टर अद्वैत मस्ट सबमिट अ प्राइमरी ओवीडी reflecting his current Mumbai address. She said that since Mr. Advait provide a utility bill less than 2 months old, this is considered a permanent OVD for the address and no further documentation is required. D कहना है कि मिस्टर अद्वैत वेयर अ फॉरेन नेशन, he would only need his foreign passport to satisfy the address requirement regardless of whether it contains the local address. देखिए, 4 अलग अलग कंसेप्ट है, आपको इसमें सही बताना है कौन सा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट के साथ। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम ऑप्शन वाइज डिस्कशन करते हैं। तो उनका ट्रांसफ़र दिल्ली से मुंबई हुआ है, आधार पर दिल्ली एड्रेस है, पर उसके पास अलॉटमेंट लेटर और बिजली का जो बिल है वो मुंबई का है, ठीक है। आधार पे तो एड्रेस दिल्ली का है, लेकिन जो इनके पास अलॉटमेंट लेटर है, ठीक है, जो इनके पीएसयू ऑफिस में इशू हुआ है, और प्लस जो इनके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो इनके पास है, ये सब के सब आपके मुंबई के शो हो रहे हैं, राइट। तो ऑप्शन यदि ए कर रहा है, ऑप्शन ए को देखें, कर रहा है कि बैंक कैन नॉट ओपन द अकाउंट बिकॉज एन अलॉटमेंट लेटर। ये गलत है दोस्तों। एक्चुअली पीएसयू अलॉटमेंट लेटर वैलिड है टेम्प्रोरी एड्रेस प्रूफ के लिए। ये जो आपका पीएसयू अलॉटमेंट लेटर होता है ना, ठीक है, तो ये जो पीएसयू का जो अलॉटमेंट लेटर है ये वैलिड होता है, ये टेम्प्रोरी एड्रेस प्रूफ का काम करेगा, ठीक है। ऑप्शन बी की बात कर लें तो कह रहा है कि बैंक कैन ओपन द अकाउंट बस मिस्टर अद्वैत मस्ट सबमिट अ प्राइमरी ओबीडी। हाँ, ये सही बात है। आपने भी शायद यही सोचा होगा कि देखिए बिल्कुल सही है, बैंक अकाउंट खुल सकता है, पर अद्वैत को क्या है दोस्तों, ये मिस्टर अद्वैत जो है ये 3 महीने के अंदर विद इन 3 मंथ, ठीक है, प्राइमरी ओबीडी देना पड़ेगा। 3 महीने में दोस्तों इनको प्राइमरी ओबीडी देना पड़ेगा, जिसमें मुंबई एड्रेस हो, समझे। तो यहाँ पे 3 महीने का समय दिया है, कितने महीने का? 3 मंथ का, ठीक है, जिसमें एड्रेस क्या रहे? मुंबई एड्रेस रहे, ठीक है। जैसे अपडेटेड आधार दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। 3 मंथ का समय है। सी की बात कर ले, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकता है। सिंस मिस्टर अदर इज प्रोवाइडेड यूटिलिटी बिल लेस देन 2 मंथ ओल्ड, दिस इज कंसिडर परमानेंट ओबीडी। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे यूटिलिटी बिल होते हैं ना, यूटिलिटी बिल, तो दिस इज नेवर अ परमानेंट प्रूफ। ये कभी भी परमानेंट प्रूफ नहीं होता है, नेवर अ परमानेंट प्रूफ, सिर्फ टेम्प्रोरी है। 90 दिन के अंदर अपडेटेड ओबीडी देना ही पड़ेगा आपको। 90 दिन का समय दिया गया है, 90 डेज का, आपको अपडेटेड ओबीडी देना पड़ेगा, सिंपल। और ओबीडी जानते हैं, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। और डी कह रहा है कि देखो, ऑप्शन नंबर डी को देखें कि मिस्टर अद्वैत वेयर अ फॉरेन नेशन, ही वुड ओनली नीड अ फॉरेन पासपोर्ट। देखिए, फॉरेन नेशन के लिए अलग रूल है, उनको एम्बेसी लेटर, पासपोर्ट चाहिए होता है। सिर्फ पासपोर्ट से काम नहीं चलेगा। केवल लिखा है ना, रिगार्डलेस ऑफ ओनली नीड, ये गलत है। इनको इनको ना फॉरेन पासपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ दोस्तों एक और चीज़ चाहिए आपको, एम्बेसी लेटर, ठीक है। एम्बेसी लेटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड है। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा कि देखिए, 90 दिन का चैलेंज है, समझे, सिंपल सी बात है। इट इज़ अ 90 डेज चैलेंज, 90 डेज चैलेंज,
तो अगर एड्रेस चेंज है और ओवीडी पुराना है तो टेम्प्रोरी प्रूफ चलेगा, पर 3 महीने के अंदर अपडेटेड ओवीडी देना ही पड़ेगा, समझे। तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लीजिए हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से। देखिए हमने ये सीखा कि टेम्प्रोरी एड्रेस प्रूफ अलाउड होता है, ठीक है, टेम्प्रोरी जो हमारा एड्रेस प्रूफ है ये अलाउड है, हाँ। और उसमें आपका यूटिलिटी बिल हो सकता है और पीएसयू का अलॉटमेंट लेटर टेम्प्रोरी एड्रेस में काम कर सकता है, लेकिन आपको परमानेंट ओवीडी देना ही पड़ेगा विद इन 3 मंथ। तो टाइम पीरियड पूछता है बहुत बार, 3 महीना बोल देगा, कभी कभी 90 दिन बोल देगा भाई, अथवा ठीक है। तो प्राइमरी परमानेंट ओवीडी में आपका आधार, पैन, पासपोर्ट, डीएल, पैन नहीं होता सॉरी। और फिर हमारा फॉरेन नेशन के लिए क्या नियम है, फॉरेन नेशन के लिए पासपोर्ट चाहिए और प्लस एम्बेसी का लेटर चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, राइट। व्हाट इज द रूल फॉर फॉरेन नेशन, राइट। तो यहाँ पे लिखा था क्या कि फॉरेन नेशन होते तो उनको केवल फॉरेन पासपोर्ट चाहिए, नहीं, उनको फॉरेन पासपोर्ट प्लस एम्बेसी का लेटर दोनों चाहिए। आई होप ये क्लियर होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बात हो रही है मिसेस प्रिया की। सोचिए कि आपका डिजिटल सेविंग अकाउंट है और बैलेंस 95,000 है, एक क्लाइंट 30,000 भेजने वाला है, तो क्या होगा, पैसा क्रेडिट होगा या अकाउंट ब्लॉक होगा। आइए देखते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि मिसेस प्रिया जो है एक फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर है और उन्होंने एक डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन किया एक प्राइवेट बैंक के साथ 1 जून 2025 को मोबाइल मैप के माध्यम से। उन्होंने केवाईसी ओटीपी वेस्ट किया, आधार ऑथेंटिकेशन करवाया और डिक्लेरेशन दिया कि शी हैज़ नॉट ओपन एनी अदर अकाउंट यूजिंग दिस स्पेसिफिक मेथड विथ एनी अदर बैंक। कुछ महीने में क्या हुआ, इनका फ्रीलांस बिजनेस फ्लरिश किया। दिसंबर 25 तक इनमें कुछ एक्टिविटीज़ हुए हैं, जैसे देख सकते हैं कि मल्टीपल पेमेंट मिला टोटल 1,80,000 का। करंट बैलेंस अकाउंट बैलेंस जो है वो 95,000 का है। और क्या दिया हुआ है, सी ऑल्सो टू अ स्मॉल टर्म लोन ऑफ 40,000 टू द सेम ऐप टू अपग्रेड द सॉफ्टवेयर। तो ये चीज़ें दी गई हैं। और जनवरी 5 अ क्लाइंट अटेम्प्ट टू ट्रांसफर 30,000 टू अर अकाउंट एडिशनली द बैंक सेंड a notification regarding the anniversary of our account coming up in few months। सवाल ये कर रहा है कंसिडरिंग द आरबीआई गाइडलाइन फॉर ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन रिगार्डिंग मिसेस प्रिया अकाउंट। ऑप्शन ये कर रहा है कि जो 30,000 क्रेडिट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि एनुअल क्रेडिट जो है 2.5 लाख से कम होगा। बी कर रहा है कि अकाउंट नॉन ऑपरेशनल रहेगा क्योंकि न्यू क्रेडिट जो है एग्रीगेट बैलेंस को 1 लाख से ऊपर कर देगा। सी कर रहा है कि प्रिया कैन कंटिन्यू दिस अकाउंट इंडेफिनेटली एज लॉन्ग एज सी डज नॉट एक्सीड द 2 लाख एनुअल क्रेडिट लिमिट। और डी कर रहा है कि द 30,000 क्रेडिट विल बी रिजेक्टेड बिकॉज द एग्रीगेट ऑफ द टर्म लोन एंड द न्यू क्रेडिट एक्सीड द बोरोइंग लिमिट ऑफ कितना है जी 60,000। अब बताइए, 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है। पहले सुनिए कहानी क्या है। कहानी कुछ ऐसा है दोस्तों कि ये प्रिया है, राइट, मिसेस प्रिया है, और जून 2025 में ओटीपी बेस आधार केवाईसी से डिजिटल सेविंग अकाउंट खोला। दिसंबर तक 1,80,000 क्रेडिट हो गया था, बैलेंस 95,000 है, 40,000 का टर्म लोन लिया है, जनवरी में 30,000 और आने वाला है। सवाल है तो क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब दोस्तों यदि हम ऑप्शन की बात कर लें, ऑप्शन ए की बात कर लें, कह रहा है कि 30,000 का क्रेडिट सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं, कभी नहीं सक्सेसफुल होगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि एनुअल लिमिट जो ये हमारा ओटीपी बेस्ड ये क्या कर रहा था पहला ऑप्शन कि विल बी सक्सेसफुल। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एनुअल क्रेडिट लिमिट वाला है ना, एनुअल क्रेडिट लिमिट, ठीक है, वो कितना है, 2 लाख का है। और 30,000 यदि आप मान लीजिए आ भी जाए, 30,000 यदि आ भी जाए, पहले से 1,80,000 है, कितना हो जाएगा, 2,10,000 हो जाएगा, है ना। तो ये पर इमीडिएटली ट्रिगर बैलेंस लिमिट है, इस पर तो ट्रिगर हो जाएगा लिमिट, तो ये तो नहीं होगा। और क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी का रहा है कि देखो आपका लेट मी शो यू ऑप्शन नंबर बी दैट अकाउंट विल बिकम नॉन ऑपरेशनल इमीडिएटली। यस यस करेक्ट। देखिए 30,000 आने से क्या होगा, बैलेंस आपका 1,25,000 हो जाएगा। ये जो एनुअल क्रेडिट है ना 2.5 लाख का, यही गलत, एक्चुअली 2 लाख का होता है, ये गलत है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए 30,000 आने से बैलेंस जो अभी था 80,000 का, कितना था बैलेंस, अभी का जो बैलेंस दिया हुआ था वो कहीं लिखा हुआ था, लेट मी शो यू। हाँ, टोटल क्रेडिट दिया हुआ 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 का टोटल क्रेडिट दिया हुआ है और 30,000 रुपये और आ जाएगा। हाँ, अकाउंट बैलेंस में मान लीजिए 30,000 और आ जाए, 95,000 प्लस 30,000 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी बताइए, 1,25,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 लाख का जो लिमिट होता है वो क्रॉस कर गया ना। देखिए एनुअल क्रेडिट लिमिट जो है वो 2 लाख का है, क्रेडिट, ये जो क्रेडिट उधार जो लिया जाएगा कितने का है, 2 लाख का है एनुअल क्रेडिट लिमिट। लेकिन जो बैलेंस है अकाउंट में वो कभी भी 1 लाख के ऊपर नहीं जा सकता। आरबीआई का रूल ही कहता है कि अकाउंट नॉन ऑपरेशनल हो पाएगा जब तक फुल केवाईसी नहीं होता है। तो यस करेक्ट, अकाउंट आपका नॉन ऑपरेशनल हो जाएगा। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जैसे ही आपका न्यू क्रेडिट जो है ना बैलेंस को 1 लाख के ऊपर ले जाएगा तो अकाउंट
अकाउंट आपका नॉन ऑपरेटिव हो जाएगा। फिर सी कर रहा है कि प्रिया कैन कंटिन्यू यूजिंग दिस अकाउंट इंडेफिनेटली एज लॉन्ग एज इट नॉट एक्सीड द 2 लाख एनुअल क्रेडिट लिमिट। ये गलत है दोस्तों, अकाउंट इंडेफिनेटली नहीं चलती। OTP बेस्ड अकाउंट सिर्फ 1 साल तक वैलिड है, प्लीज़ याद रखिएगा। ये जो हमारे OTP बेस्ड अकाउंट होते हैं ना, इसका वैलिडिटी 1 ईयर तक का है, जब तक फुल के। सी ऑप्शन क्या लगता है, सी गलत है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि इनका जो ये कर रहा है कि कंटिन्यू इज अकाउंट इंडेफिनेटली, नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों OTP बेस्ड अकाउंट में जो क्रेडिट लिमिट होता है ना, वो ये सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है, तो इंडेफिनेटली का बात ही नहीं आता है। और डी कर रहा है कि द 30,000 क्रेडिट विल बी रिजेक्टेड बिकॉज द एग्रीगेट ऑफ द टर्म लोन एंड द न्यू क्रेडिट एक्सीड द बोरोइंग लिमिट ऑफ 60,000। देखिए सबसे सिंपल सी बात है कि जो लोन लिमिट है वो कितना है जी, वो है 60,000 रुपया। लोन लिमिट है 60,000 रुपया। प्रिया ने क्या किया, 40,000 ले लिया। कितना लिया, 40,000 का, ठीक है ना, यहाँ देखिए लिखा है प्रिया ने जो है 40,000 का टर्म लोन लिया हुआ है, तो ये रीज़न नहीं है रिजेक्ट होने का, तो ये तो सही है, क्योंकि आपको पता है लोन लिमिट 60,000 है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। समझे, तो एक बार मैं आपको रूल बता देता हूँ कि ये जो हमारा इसका जो फंडा है ना, OTP वाला जो है, इसका फंडा है 1 2 60 12 रूल। अब 1 क्या है, तो 1 लाख है मैक्सिमम बैलेंस, जिसका 95,000 बैलेंस था अभी अकाउंट में, तो मैक्सिमम बैलेंस जो जा सकता है वो 1 लाख तक जा सकता है। ये 1 हो गया हमारा। 1 के बाद आता है हमारा नेक्स्ट, ये 2 मतलब हो गया कि 2 लाख का एनुअल क्रेडिट लिमिट है। ये 2 जो लिखा है ना, ये 2 लाख का आपका ACP है, एनुअल क्रेडिट लिमिट, ACL। फिर उसके बाद ये 60,000 क्या है, 60,000 आपका लोन लिमिट है। और 12 मंथ क्या है, 12 मंथ अकाउंट की वैलिडिटी है, ठीक है। तो 1 लाख मैक्सिमम बैलेंस, 2 लाख आपका अकाउंट एनुअल क्रेडिट लिमिट, 60,000 लोन लिमिट, और फिर उसके बाद एक अकाउंट वैलिडिटी। एक दिन कवर करेंगे, आप खूब जब मॉक टेस्ट देंगे तो सेल्फ असेसमेंट करेंगे, तो सब कुछ अवेलेबल है हमारे इस पार्टिकुलर मेंटरशिप प्रोग्राम में, आप इसका जरूर हेल्प लें। चलिए आगे बात करते हैं अगली कंसेप्ट की ओर। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बैंक कॉम्प्लायंस ऑफिसर। आइए देखते हैं क्या कर रहा है कि क्या आपको पता है कि एक कंपनी या ट्रस्ट का असली मालिक कैसे आइडेंटिफाई होता है। तो RBI का KYC रूल में बेनिफिशियल ऑनर का कंसेप्ट है। चलिए सिंपल भाषा में समझते हैं। क्या कर रहा है कि देखिए एक बैंक कॉम्प्लायंस ऑफिसर है, ये 4 अलग अलग एंटिटीज़ को ना रिव्यू कर रहे हैं ताकि कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन कर सकें। मतलब कॉम्प्लायंस ऑफिसर को 4 एंटिटीज़ के लिए बेनिफिशियल ऑनर थ्रेशोल्ड चेक करना है। कौन कौन 4 एंटिटीज़ हैं, तो एक तो आप देख सकते हैं कि कंपनी है, ठीक है, यहाँ देखिए कंपनी है, उसके बाद एक हमारा पार्टनरशिप है, ट्रस्ट है, और एक BOI है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सवाल ये कर रहा है कि कौन सा परसेंटेज एंटिटी के लिए आप अप्लाई होता है, ये कर रहा है ना क्वेश्चन। फाइनली देखिए यही कर रहा है कि आपको मैच द फॉलोइंग टाइप, मैंने बोला था ना सब तरह का क्वेश्चन मिलेगा। जैसे देखिए एक टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, एग्रो ग्रोथ पार्टनर है, हेरिटेज फाउंडर है, क्रिएटिव कलेक्शन है। तो अब आपको मैच करना है, किसको किससे मैच करेंगे, आइए देखते हैं। पहला लिखा है कंपनी, कंपनी के सामने लिखा है मोर देन 15% इंटरेस्ट और प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग ऑथर एंड ट्रस्टी। देन बी कर रहा है दोस्तों कि एंटिटी, यहाँ देखिए रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप में लिखा है कि मोर देन 25% शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट और कंट्रोल राइट। थर्ड लिखा है रजिस्टर्ड ट्रस्ट यानी सीनियर मैनेजिंग ऑफिशियल इफ नो नेचुरल पर्सन इज आइडेंटिफाइड। अनरजिस्टर्ड BOI या AOP मोर देन 15% शेयर इन कैपिटल और प्रॉफिट। फिर लिखा है डिफॉल्ट क्राइटेरिया मोर देन 50% शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट और प्रॉपर्टी। ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 2 4। तो आपको मैच द फॉलोइंग करना है, मतलब आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन कंपनी से। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द कंपनी। कंपनी के बारे में क्या रूल है दोस्तों, पता है आपको। देखिए आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट थ्रेशोल्ड यदि किसी का होता है, फिर टॉक अबाउट द कंपनी, सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट थ्रेशोल्ड है वो है प्राइवेट कंपनी का। प्राइवेट कंपनी का थ्रेशोल्ड आपको मैं बताऊं 25% से ज़्यादा, 25% से ज़्यादा शेयर या कंट्रोल राइट, मोर देन 25% शेयर और कंट्रोल राइट। ठीक है, किसके लिए दोस्तों, कंपनी के लिए। मतलब कि अगर किसी पर्सन के पास 26% है या डायरेक्टर अपॉइंट करने का पावर है तो वो बेनिफिशियल ऑनर है। हम बेनिफिशियल ऑनर की बात कर रहे हैं। तो प्राइवेट कंपनी में थ्रेशोल्ड सबसे हाई है, 25% से ज़्यादा शेयर या कंट्रोल है। मतलब अगर किसी पर्सन का मान लीजिए 26% है, क्या 26% ये है, तो डायरेक्टर अपॉइंट करने का पावर है, वो बेनिफिशियल ऑनर भी है। दूसरा पॉइंट कर रहा है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। आप यहाँ पे देखें कंपनी का तो समझ में आ गया, किससे लिंक हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर 2 कर रहा है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। अब देखिए पार्टनरशिप फॉर्म में थ्रेशोल्ड 15% से ज़्यादा कैपिटल या प्रॉफिट शेयर पे होता है। तो पार्टनर्स कंपनी, इसके लिए प्राइवेट के लिए तो 25 है,
पार्टनरशिप के लिए जो होता है ना वो कितना होता है 15% से ज़्यादा। मतलब कि अगर किसी पार्टनर का 16% है तो वो बीओ माना जाएगा, बेनिफिशियल ऑनर माना जाएगा। ट्रस्ट के केस में क्या रूल है दोस्तों, ट्रस्ट में ऑथर, ट्रस्टी, बेनिफिशरी अगर 15% से ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो बीओ हैं। ठीक है, तो ट्रस्ट की बात कर ली। थ्रेशोल्ड 15% से ज़्यादा रखते हैं तो। और फिर आता है दोस्तों डिफ़ॉल्ट रूल। डिफ़ॉल्ट रूल यही कहता है कि मान लीजिए कोई नेचुरल पर्सन है, अगर मान लीजिए कोई नेचुरल पर्सन है, कोई नेचुरल पर्सन आइडेंटिफाई नहीं होता, मान लीजिए कोई नेचुरल पर्सन आइडेंटिफाई नहीं होता, जैसे सबके पास 10-10% है, तो सीनियर ऑफिशियल, सीनियर मैनेजिंग ऑफिशियल को बीओ माना जाता है। इसको माना जाएगा जो हमारे सीनियर मैनेजिंग ऑफिशियल होते हैं, इन्हीं को हम लोग बेनिफिशियरी ऑनर मानते हैं। अब यदि करेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर लें, इफ यू टॉक अबाउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन हेयर, तो देखिए पहला नंबर को किससे लिंक कीजिएगा। फर्स्ट नंबर जो था हमारा दैट वाज प्राइवेट कंपनी, 25% वाला। 25% कहाँ लिखा हुआ है, आई थिंक दिस इज 2, राइट, तो 1 का 2 हो जाएगा। उसके बाद 1 के बाद जो नेक्स्ट है हमारा, 1 का तो 2 हमने देखा। इसके बाद क्या है हमारा, ये रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है। तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप के लिए कितना बताया, 15% बताया। 15% कहाँ पे है, 1 में है, राइट, और 4 में भी है, लेकिन मोर देन 15% शेयर लिखा है, और यहाँ पे 1 में लिखा है कि मोर देन 15% इंटरेस्ट प्रॉपर्टी, वो तो ट्रस्टी वाला केस हो गया। तो 2 का हो जाएगा 4। 3 लिखा है हमारा क्या, तीसरा में लिखा है ट्रस्ट, ट्रस्ट वाला हमारा 1 हो जाएगा, अभी हमने देखा है। वहाँ भी 15% है, पार्टनरशिप में भी 15% है बेनिफिशियल ऑनर बनने के लिए। अनरजिस्टर्ड बीओवाई या एफ हो तो इनके लिए भी थ्रेशोल्ड 15% ज़्यादा कैपिटल प्रॉफिट या प्रॉफिट इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 का 5 हो जाएगा। और डिफ़ॉल्ट रूल क्या कहता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कोई नेचुरल पर्सन आइडेंटिफाई नहीं होता, तो जैसे सबके पास 10-10% है, तो सीनियर मैनेजिंग ऑफिसर को बीओ मान लीजिए, जो सीनियर मैनेजिंग ऑफिसर है वही बीओ हो जाते हैं, राइट, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो कंपनी 25, बाकी 15 डिफ़ॉल्ट बॉस, ऐसे याद रखिए। कंपनी का कितना है जी बेनिफिशियल ओनर 25%, बाकी का कितना है 15%, और यदि हमारा डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उस केस में बॉस। ठीक है, अगर कोई नहीं मिला तो सीनियर मैनेजिंग ऑफिसर हो जाते हैं। चलिए, आई होप ये याद रहेगा। अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। अब देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है मिस्टर राजेश का। सोचिए कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है पर आपको बैंक अकाउंट चाहिए। आरबीआई का स्मॉल अकाउंट एक ऑप्शन है, पर इसमें क्या लिमिट्स हैं, राजेश के केस से समझते हैं। तो राजेश एक डेली वेज लेबरर है जिन्होंने रिसेंटली अपने डॉक्यूमेंट्स को खो दिया फ्लड में। बैंक ब्रांच गया 10 जनवरी को, वो ओपन कराना चाह रहा है सेविंग अकाउंट ताकि वेजेज और गवर्नमेंट सब्सिडी रिसीव कर सके। बैंक ने क्या किया कि स्मॉल अकाउंट ओपन कर दिया, ठीक है, फोटो और डिक्लेरेशन के बेसिस पे। कुछ कुछ महीने में क्या हुआ, कुछ ट्रांजेक्शन हुआ, 5,000 उन्होंने डिपॉजिट किया इसने, उसने एक गवर्नमेंट वेलफेयर ग्रांट लिया 60,000 का इन अपने अकाउंट में। मार्च में उसने 12,000 विड्रॉ किया अपने सन के स्कूल फी पे करने के लिए। अप्रैल में उसके ब्रदर जो कि दुबई में काम करते हैं उनको 5,000 वो गिफ्ट के फॉर्म में भेजा। कोई 1 ईयर हैज़ पास्ट, राजेश हैज़ नॉट yet ऑब्टेन एन ओबीडी, बट ही नो द बैंक एंड ऑफिशियल बैंक, बट ही shows द बैंक एंड ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट स्लिप प्रूविंग दैट ही हैज़ अप्लाइड फॉर आधार कार्ड। तो सवाल ये कर रहा है कि आपको ये बताना है कि बेस्ड ऑन रेगुलेटरी गाइडलाइन फॉर ए स्मॉल अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिस्टर राजेश अकाउंट इज ट्रू। तो गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 60,000 इन February विल बी रिजेक्टेड बिकॉज इट कॉजेज द अकाउंट बैलेंस टू एक्सीड द 50,000 लिमिट। तो कह रहा है कि देखो 60,000 का जो गवर्नमेंट ग्रांट मिला है ना फरवरी में, ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका अकाउंट बैलेंस 50,000 से ऊपर हो जाएगा। बी कह रहा है कि देखो बैंक जो है 12,000 विड्रॉल अलाउ करेगी मार्च में, क्योंकि फंड जो है लेजिटिमेट गवर्नमेंट ग्रांट से आया था, क्योंकि 12,000 निकालना चाह रहा है मार्च में, देख सकते हैं, स्कूल फी करने के लिए। फिर कह रहा है कि अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड जनवरी 2026 बिकॉज राजेश हैज प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ अप्लाइंग फॉर एन ओवीडी। डी करा है कि द 5,000 फॉरेन रेमिटेंस फ्रॉम दिस ब्रदर इन अप्रैल कैन बी क्रेडिटेड एज लॉन्ग एज द टोटल एनुअल क्रेडिट कार्ड रिमेन अंडर 1 लाख। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि राजेश ने जनवरी 2025 में स्मॉल अकाउंट ओपन करवाया, राइट। कब ओपन करवाया जी? जनवरी 2025 में, सिर्फ फोटो और एड्रेस डिक्लेरेशन से। इसने क्या किया कि 5,000 डिपॉजिट किया, 60,000 गवर्नमेंट ग्रांट मिला, वही करा है ना, 5,000 डिपॉजिट किया, 60,000 गवर्नमेंट ग्रांट मिला, और 12,000 विड्रॉ करना चाहता है। अप्रैल में भाई दुबई से 5,000 भेजना चाहा, 1 साल बाद आधार अप्लाई करने का स्लिप दिखाया। सवाल है कि क्या सही सही जवाब है? ऑप्शन ए कर रहा है। क्या लगता है? देखिए दोस्तों, 50,000 बैलेंस लिमिट है, पर गवर्नमेंट ग्रांट के लिए एग्जाम्पशन है।
ये जो पैसा आ रहा है, ये बताइए, ये जो पैसा इसके खाते में आ रहा है, ये तो गवर्नमेंट ग्रांट वाला ही पैसा है ना, तो ये तो एग्जाम्पशन मिला हुआ है इसको, तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। बी की बात कर लें, यहाँ पे कैश विड्रॉल लिमिट की बात हो रही है, तो कैश विड्रॉल लिमिट थोड़ा स्ट्रिक्ट है, 1 महीने में 10,000 से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। इन्होंने क्या लिख दिया है, 12,000 विड्रॉल लिख दिया, नो, कैश विड्रॉल जो है ना स्ट्रिक्ट है, 1 महीने में 10,000 से ज़्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते, सोर्स मैटर नहीं करता, लेकिन 12,000 जो है ये गलत है। फिर सी करा कि अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड जनवरी 2026। हाँ ये सही बात है। देखिए स्मॉल अकाउंट का क्या नियम है कि 12 महीना वैलिड होता है, अगर आधार अप्लाई करने का प्रूफ देते हैं तो 12 महीना और एक्सटेंड हो जाता है, यानी 12+12। ठीक है, डी का कर रहा है गलत है दोस्तों, फॉरेन रेमिटेंस बिल्कुल अलाउड नहीं है स्मॉल अकाउंट में, चाहे अमाउंट कितना भी हो, फॉरेन रेमिटेंस तो चाहिए ही नहीं चाहिए। इसको याद रखने का फंडा बिल्कुल ही सिंपल है, मैं आपको याद करवा देता हूँ, देखिए ऐसे याद रखिए इसको। हमने 2-3 वर्ड देखे, देखिए पहले 50, उसके बाद 1, उसके बाद 10, उसके बाद फॉरेन नो, तो ये 50 क्या हो गया, तो 50 हो गया हमारा मैक्सिमम बैलेंस, 50 मतलब 50,000, 50,000 जो है मैक्सिमम बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद 1 मतलब क्या हो गया, 1 मतलब हो गया 1 लाख, 1 लाख क्या है हमारा एनुअल क्रेडिट लिमिट है। 10 का मतलब क्या हो गया 10,000, 10,000 क्या है मंथली विड्रॉल लिमिट, 1 महीना में कितना निकाल सकते हैं, और फॉरेन तो है ही नहीं। और वैलिडिटी की बात कर लें तो 12+12, 12 महीना शुरू में, और फिर आधार का स्लिप दिखा दो तो 12 महीना और बढ़ जाता है। तो स्मॉल अकाउंट उनके लिए है जिनके पास ओवीडी नहीं है। बैलेंस लिमिट है दोस्तों कितना का बताया, 50,000 का एक्सेप्ट गवर्नमेंट ग्रांट, एनुअल क्रेडिट लिमिट है 1 लाख का, मंथली विड्रॉल लिमिट है 10,000 का। ठीक है, ये सब रूल को याद रखेंगे स्मॉल अकाउंट के बारे में, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यदि चीज़ें क्लियर हो रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे। आइए दोस्तों सवाल को देखते हैं। क्या आपको पता है बीसीआईपी से कंपनी का अकाउंट खुल सकता है, और क्या आप सिंगापुर से बीसीआईपी कर सकते हैं? चलिए आरबीआई का जो की बीसीआईपी रूल्स है उसको सिंपल भाषा में समझेंगे। तो आइए दोस्तों क्या कर रहा है कि मिस्टर ईशान इज एन ऑथराइज सिग्नेटरी फॉर ग्लोबल टेक सॉल्यूशन, ये कोई कंपनी है, इसके ऑथराइज सिग्नेटरी है मिस्टर ईशान, एक रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी है। कंपनी को एक नया कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट ओपन करना है, साथ ही साथ ईशान की जो बहन है मीरा, उनका डिजिटल सेविंग अकाउंट है, ओपन किया था 11 महीना पहले ओटीपी बेस आधार से, तो उसको फुल केवाईसी सर्विस अकाउंट में कन्वर्ट करना है। तो इन्होंने क्या किया, बीसीआईपी फैसिलिटी को यूज करने का सोचा, प्रोवाइडेड बाय लीडिंग इंडियन बैंक। इसमें क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ, बैंक ऑफिशियल ने लाइव वीडियो इंटरकॉल इंटरेक्ट किया सैन के साथ, ईशान के साथ। फिर कह रहा है कि मीरा ने अटेम्प्ट किया कि वो बीसीआईपी कॉल को, मीरा अटेम्प्ट टू ज्वाइन हर बीसीआईपी कॉल while on brief business trip in सिंगापुर। फिर कह रहा है एक सिक्योरिटी, द बैंक बीसीआईपी प्लेटफॉर्म इज होस्टेड ऑन थर्ड पार्टी पब्लिक क्लाउड सर्वर। मतलब ये सिचुएशन है, सवाल ये कह रहा है कि देखो बीसीआईपी गाइडलाइन के बेसिस पर इनमें से कौन सा कथन एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर रहा है वैलिडिटी ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, तो एक ईशान एक लीगल एंटिटी का ऑथराइज सिग्नेटरी है, और मीरा अपने डिजिटल सेविंग अकाउंट फुल सर्विस में कन्वर्ट करना चाहती है, दोनों बीसीआईपी यूज करते हैं, राइट। तो ईशान भारत में है और मीरा जो है वो सिंगापुर में है। तो बैंक का यहाँ पे क्या कर रहा है कि बैंक का बीसीआईपी ऐप पब्लिक क्लाउड पर, बैंक का जो वीसीआईपी ऐप है वो पब्लिक क्लाउड पर होस्ट होता है, और जीपीएस ग्लिच हो गया, राइट। सवाल एक ऑप्शन को जरा देखिए, कह रहा है कि बैंक कैन सक्सेसफुली ऑनबोर्ड द लीगल एंटिटी बिकॉज बीसीआईपी इज परमिटेड फॉर वेरीफाइंग द ऑथराइज सिग्नेटरी। भी कह रहा है मीरा कैन कंप्लीट हर बीसीआईपी फ्रॉम सिंगापुर एज लॉन्ग एज सी प्रोवाइड अ वैलिड इंडियन ओटीपी। सी कह रहा है कि बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंप्लाइंट बिकॉज होस्टिंग द बीसीआईपी एप्लीकेशन। फिर सी कह रहा है कि बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लाइंट है क्योंकि होस्टिंग द बीसीआईपी एप्लीकेशन ऑन थर्ड पार्टी पब्लिक क्लाउड इज अलाउड फॉर बेटर एक्सेसिबिलिटी। और डी कह रहा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसेस इज वैलिड एवन विदाउट जीपीएस कोऑर्डिनेट प्रोवाइडेड द फेस एंड लाइवलीनेस स्पॉट डिटेक्शन। तो दोस्तों यदि ऑप्शन ए की बात कर लें तो ऑप्शन ए हमें बिल्कुल सही लग रहा है, क्यों, क्योंकि दोस्तों आरबीआई गाइडलाइन अलाउ करती है वीसीआईपी फॉर इंडिविजुअल कस्टमर। तो व्हाट ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट? ए मुझे सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए आई थिंक इज परफेक्टली करेक्ट। वाई? क्योंकि दोस्तों आरबीआई गाइडलाइन अलाउ करती है कि बीसीआईपी फॉर इंडिविजुअल कस्टमर, प्रोपराइटर, ऑथराइज सिग्नेटरी और बेनिफिशियल ऑनर ऑफ लीगल एंटिटी। तो ईशान का जो ऑनबोर्डिंग वैलिड है ना,
बिल्कुल ऑन बोर्ड कर सकती है लीगल एंटिटी को, क्योंकि बीसीआईपी किसके किसके लिए वैलिड, एक बार मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, बीसीआईपी में आपका इंडिविजुअल तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा दोस्तों आपके जो ऑथराइज सिग्नेटरी हैं वो आएंगे, आपके जो प्रोप्राइटर हैं वो आएंगे। ठीक है, ये सब आते हैं। फिर बी की बात कर लें तो बी कर रहा है कि मीरा कैन कंप्लीटेड बीसीआईपी फ्रॉम सिंगापुर एज लॉन्ग एज शी प्रोवाइड वैलिड इंडियन ओटीपी। तो ये गलत है, बीसीआईपी के लिए आईपी एड्रेस से ही होना चाहिए। बीसीआईपी जो है इंडिया का आईपी एड्रेस से ही होना चाहिए। ठीक है, मीरा सिंगापुर से कनेक्ट नहीं कर सकती चाहे ओटीपी वैलिड हो, शी कैनॉट कनेक्ट। सी कह रहा है कि बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंप्लाइंट बिकॉज तो बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंप्लाइंट बिकॉज होस्टिंग द बीसीआईपी एप्लीकेशन ऑन थर्ड पार्टी इज अलाउड। ये भी गलत है, आरबीआई रूल के हिसाब से आप याद रखिएगा बीसीआईपी इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के सिक्योर प्रीमाइसेस में होनी चाहिए, पब्लिक क्लाउड पर नहीं, क्योंकि आरबीआई का रूल यही कहता है कि देखो तुम्हारा जो बीसीआईपी है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के सिक्योर प्रीमाइसेस में होनी चाहिए। और लास्ट ऑप्शन डी क्या कर रहा है, डी कर रहा है कि द वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रीवियस ऑफ द प्रोसेस इज वैलिड इवन विदाउट जीपीएस कोऑर्डिनेट। ये भी गलत है, वीडियो रिकॉर्डिंग में जीपीएस कोऑर्डिनेट मैंडेटरी है, सिर्फ डेट डालने से नहीं काम बनेगा। तो वही कर रहा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोसेस इज वैलिड इवन विदाउट जीपीएस, ये गलत है दोस्तों। राइट, सिर्फ डेट स्टाम्प और लाइब्रेरी चेक से काम नहीं चलेगा। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए। हमने इसको याद रखने का एक तरीका बनाया, आपको इसको ऐसे याद रखिए। ठीक है, पहले बात है कि एलई अलाउड, लीगल एंटिटी ऑन बोर्डिंग, राइट, फॉरेन ब्लॉक्ड, फॉरेन को कि देखो लीगल एंटिटी ऑन बोर्डिंग अलाउड है, फॉरेन आईपी ब्लॉक्ड है और पब्लिक क्लाउड अलाउड नहीं है, जीपीएस प्लस डेटा टाइम मैंडेटरी है। तो बीसीआईपी किसके किसके लिए है जी, तो अभी बताया आपको, इंडिविजुअल के लिए, ऑथराइज सिग्नेटरी के लिए, प्रोप्राइटर के लिए, और किसके लिए, बीओज के लिए ऑफ द लीगल एंटिटीज। कस्टमर मस्ट बी इन इंडिया ड्यूरिंग द बीसीआईपी, भारत से बाहर अलाउड नहीं है। सो विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट। तो देखिए कस्टमर जो है इंडिया का होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बैंक बीसीआईपी इंफ्रा हाउ मस्ट बी इन हाउस नॉट पब्लिक क्लाउड, इन हाउस होगा, पब्लिक क्लाउड नहीं होगा, समझे, ये ध्यान रखना है। और वीडियो रिकॉर्डिंग मस्ट हैव जीपीएस एंड डेटा टाइम स्टैम्प। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। जनवरी 2026 में क्या हुआ कि व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ जनवरी 2016, अल्फा कॉर्प लीगल एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन 2018 डिसाइडेड टू ओपन अ करंट अकाउंट विद ट्रस्ट बैंक। तो 2026 में अल्फा कॉर्प नाम की एक लीगल एंटिटी थी, इन्होंने करंट अकाउंट ओपन करवाया ट्रस्ट बैंक के साथ। अल्फा कॉर्प ऑलरेडी लोन अकाउंट था दूसरे बैंक के साथ, क्योंकि जून 2022 में ओपन हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम में क्या हुआ कि केवाईसी डेटा जो था सक्सेसफुली अपलोड हुआ सी केवाईसीआर पे, और इसको केवाईसी आइडेंटिफायर अलाउ कर दिया गया। फिर अल्फा कॉर्प ने क्या किया कि ये जो 14 डिजिट केवाईसी आइडेंटिफायर है वो प्रोवाइड की, एक्सप्लिसिट कंसेंट दी ट्रस्ट बैंक को टू रिट्रीव इट रिकॉर्ड फ्रॉम द रजिस्ट्री। At the same time, the company CEO Mr. Verma want to open a personal saving account. He has held a personal account with different bank since 2015, but he does not have a CKYC identifier. सवाल ये कर रहा है कि consider the CKYCR guideline. Which of the following action by Trust Bank is correct? Trust Bank must demand physical KYC document from Alpha Corp, as the CKYC identifier is only valid for individual customer, not the legal entity. B कर रहा है कि for Mr. Verma, who is the CEO, the bank must have updated its KYC data through CKYCR by January 2017. फिर डी कर रहा है कि ट्रस्ट बैंक कैन रिट्रीव अल्फा कॉर्प रिकॉर्ड यूजिंग द आइडेंटिफायर बट मस्ट स्टिल वेरीफाई द कंपनी करंट एड्रेस। और डी कर रहा है कि वंस अल्फा कॉर्प अकाउंट इज ओपन ऑन द जनवरी 10। ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट। तो पहले ऑप्शन को जरा देखें, तो अल्फा कॉर्प एक कंपनी है जो ट्रस्ट बैंक में करंट अकाउंट खोलना चाहती है। कंपनी के पास पहले से एक लोन अकाउंट है, CKYC आइडेंटिफायर भी है, साथ ही सीईओ मिस्टर वर्मा अपना पर्सनल सेविंग अकाउंट भी खोलना चाहते हैं, पर उनके पास अभी CKYC आइडेंटिफायर नहीं है। ट्रस्ट बैंक के दोनों के लिए क्या करना चाहिए, यही कर रहा है। और ये ऑप्शन नंबर ए को जरा देखें, तो कह रहा है कि देखो ट्रस्ट बैंक डिमांड करे फिजिकल, बैंक को फिजिकल केवाईसी मांगनी चाहिए, क्योंकि CKYC आइडेंटिफायर सिर्फ इंडिविजुअल के लिए होता है। ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि ये जो CKYCR सिस्टम है ना, ठीक है, ये इसमें लीगल एंटिटी के लिए भी है, इट इज़ नॉट ओनली फॉर इंडिविजुअल, ये लीगल एंटिटीज़ के लिए भी है। और आपको पता होगा कि अप्रैल 2021 के बाद से जितने अकाउंट खुले हैं उनका डेटा अपलोड होता है। अल्फा कॉर्प का लोन अकाउंट 2022 में खुला है, तो CKYC वैलिड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत हो गया। फिर बी कह रहा है कि देखो मिस्टर वर्मा बैंक CKYC आइडेंटिफायर से रिकॉर्ड रिट्रीव कर सकता है, पर अगर करंट अकाउंट वेरीफाई नहीं है तो उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। यही नहीं कर रहा है जी बी, बिल्कुल सही है। गाइडलाइन यही कहता है कि नॉर्मली एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं मांगने जाते। सॉरी, बी में क्या कर रहा है, मिस्टर वर्मा के बारे में कर रहा है कि मिस्टर वर्मा का जो डेटा है जनवरी 2017 तक अपलोड करना मैंडेटरी था। नहीं दोस्तों,
जो अकाउंट 2017 से पहले खुले थे उनका डेटा अपलोड तब होता जब पीरियोडिक अपडेशन री केवाईसी होती है, तो नो इमीडिएट अपलोड इज रिक्वायर्ड। फिर कह रहा है सी नंबर कि बैंक से सी केवाईसी आइडेंटिफाइड से रिकॉर्ड रिट्रीव कर सकता है, पर अगर करंट एड्रेस वेरीफाई नहीं है तो उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। हाँ, ये एग्जैक्ट पॉइंट है। देखिए, गाइडलाइन यही कहता है कि जो नॉर्मली एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाते, पर करंट एड्रेस वेरिफिकेशन एक्सेप्शन है, वो मांगना पड़ेगा। फिर डी कर रहा है कि वंस अल्फा एक कॉर्पोरेट अकाउंट इज ओपन ऑन जनवरी 10, ट्रस्ट बैंक हैज़ 30 डेज। तो अकाउंट खुलने के 30 दिन के अंदर सी के वाई सी अपलोड करना है, ये गलत है। टाइमलाइन सिर्फ 10 दिन है, 10 डेज। कितना है टाइमलाइन? 10 डेज। 30 डेज का टाइमलाइन नहीं है, प्लीज़ याद रखेंगे। तो इसका सही जवाब क्या है? व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन? तो इसका यदि सही जवाब हम देखें, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो हम याद रखेंगे दोस्तों, इसको ऐसे याद रखिए कि 10 डेज अपलोड। रूल याद रखने का सिंपल ट्रिक है, अकाउंट खुला, आपका अकाउंट ओपन हुआ, ठीक है, ये 10 दिन चलेगा, 10 डेज, ठीक है। अकाउंट खुलने के 10 दिन के अंदर आपको सी के वाई सी अपलोड करना है, ठीक है। हमने क्या सीखा कि देखिए सी के वाई सी आर के अंदर लीगल एंटिटीज़ भी आने लगे, पहले नहीं आते थे, लेकिन अप्रैल 2021 से लीगल एंटिटीज़ भी आने लगे। और ओल्ड इंडिविजुअल अकाउंट जो कि जनवरी 2017 से पहले खुला है, ठीक है, इसमें अपलोड करना है री के वाई सी के दौरान ही। और सी के वाई सी आइडेंटिफायर रिट्रीवल अलाउड है, लेकिन करंट एड्रेस वेरिफिकेशन एक्सेप्शन है। तो सी के वाई सी आर सिस्टम में सब कवर करता है, पर एड्रेस और टाइमलाइन पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, उसका कोई ये नहीं है। चलिए, ये बातें समझ में आ गई आपको। अगला सवाल है कि जनवरी 2016 में, अच्छा ये शायद उसी से मिलता जुलता सवाल है, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। हाँ, ये थोड़ा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीसीबी का देखते हैं। देखिए, सिटी कमर्शियल बैंक ने क्या किया है कि एट पार चेक फैसिलिटी दिया है। स्मॉल सिटी कमर्शियल बैंक एट पार चेक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है स्मॉल टाउन कोऑपरेटिव बैंक को, ठीक है। और ऑडिट में दोस्तों 4 ट्रांजेक्शन मिले, कौन सा रूल वायलेट हुआ है? क्वार्टरली रिव्यू हुआ, कंप्लायंस ऑफिसर ने नोटिस किया 4 ट्रांजेक्शन, जैसे ये दिया हुआ है कि 75,000 का चेक इशू हुआ लॉन्ग समय के लिए, लंबे अवधि के लिए, केवाईसी कंप्लेंट अकाउंट होल्डर ऑफ एसटीसीबी, फंडेड बाय डायरेक्ट कैश डिपॉजिट इनटू द अकाउंट होल्डर जस्ट बिफोर द इशू है। मतलब 75,000 का चेक दिया है, ठीक है, किसी के टर्म में, और उसका फंडिंग हो रहा है डायरेक्ट कैश डिपॉजिट। बी कर रहा है कि चेक 45,000 का इशू हुआ है, इशू टू अ वॉक इन कस्टमर अगेंस्ट अ कैश पेमेंट। फिर सी कर रहा है कि चेक ऑफ 1,20,000 इशूड फॉर एसटीसीबी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव यूज। डी कर रहा है कि चेक फॉर 15,000 इशूड टू अ कस्टमर एंड मार्क्ड एज बियरर इंस्टेड ऑफ अकाउंट पे बिकॉज द अमाउंट वाज स्मॉल। तो ऑप्शन कर रहा है कि इनमें से कौन सा रेगुलेटरी गाइडलाइन जो है, कौन सा वायलेशन है, ठीक है। ये 4 अलग अलग केसेस हैं, कौन सा वायलेशन है एट पार चेक फैसिलिटी रूल का? ये कर रहा है कि सी वायलेशन है, क्योंकि एट पार चेक को आप कोऑपरेटिव बैंक के यूज एडमिनिस्ट्रेटिव पेंशन एक्सपेंस के लिए यूज नहीं कर सकते। बी कर रहा है कि बी वायलेशन है, क्योंकि वॉक इन कस्टमर को प्रोहिबिट किया गया है एट पार चेक यूज करने का। सी कर रहा है कि ए और डी दोनों वायलेशन है, क्योंकि ए को डायरेक्ट अकाउंट डेबिट होना चाहिए, डी जो है क्रॉसिंग रिक्वायरमेंट को फेल कर रहा है। डी कर रहा है कि ए वैलिड है, क्योंकि कस्टमर केवाईसी कंप्लाइंट है, सोर्स ऑफ फंड जो 1 लाख के अंदर है। अब दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है कि सिटी कमर्शियल बैंक ने स्मॉल टाउन कोऑपरेटिव बैंक को एट पार चेक फैसिलिटी दी है, क्योंकि बैंक के अंदर कोऑपरेटिव बैंक होती है, उसको एट पार फैसिलिटी चेक दी है। तो ऑडिट में 4 ट्रांजेक्शन मिले। यदि हम ऑप्शन ए की बात कर लें, तो ऑप्शन ए में ट्रांजेक्शन सी वायलेशन है, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक अपना खर्चा के लिए पार चेक यूज नहीं कर सकता, ये गलत है। क्योंकि दोस्तों गाइडलाइन यही कहता है कि देखो, कोऑपरेटिव बैंक यदि है वो अपने खर्चे के लिए यूज कर सकते हैं, दे कैन यूज फॉर देयर एक्सपेंस, ठीक है। फिर बी की बात कर लें, कह रहा है कि ट्रांजैक्शन भी वायलेशन है, क्योंकि वॉक इन कस्टमर को कभी अलाउड नहीं है, ये भी गलत है। वॉक इन कस्टमर को अलाउड है, अगर अमाउंट 50,000 से रुपया से कम है तो फिर अलाउड है, ठीक है। यहाँ 45,000 है। सी की बात कर लें तो ए और डी वायलेट करता है, हाँ ये सही है। देखिए, आपको पता होगा कि ए में ट्रांजेक्शन ए वायलेट क्यों है, क्योंकि दोस्तों 50,000 के ऊपर का यदि ट्रांजेक्शन अकाउंट डेबिट से होना चाहिए था, कैश डिपॉजिट कभी नहीं अलाउड है, आपको अकाउंट से ही डेबिट करना था। और डी क्या कर रहा है, हर एट पार चेक को अकाउंट पे क्रॉस करना मैंडेटरी है, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। जितना भी आपका एट पार चेक होगा सबको आपको क्रॉस करना है, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। डी कर रहा है कि ये वैलिड है, क्योंकि कस्टमर केवाईसी कंप्लेंट है और 1 लाख से कम तो गैस चलेगा, ये गलत है दोस्तों। रूल अमाउंट से नहीं है, रूल मोड से रिलेटेड है। क्या कहता है कि देखो 50,000 के ऊपर चले जाओगे ना, ट्रांजेक्शन कैश से नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्रांजेक्शन हमेशा हमेशा चेक के माध्यम से होगा, ये बैंक टू बैंक ट्रांसफर होगा। 50,000 का रूल याद रखने का ट्रिक है, 50 के ऊपर कैश नहीं चलेगा, अकाउंट डेबिट ही चलेगा। और अकाउंट पे ही क्रॉसिंग हर चेक पर कंपलसरी है, चाहे 1 रुपये का चेक हो या 1 लाख का हो, ठीक है। तो हमने यही चीज़ सीखा कि देखो, वॉक इन कस्टमर अलाउड होता है 50,000 से,
50,000 से कम। 50,000 के ऊपर का ट्रांजेक्शन अकाउंट डेबिट होगा, कोई कैश फंडिंग नहीं होगा। और जितने भी ऐड पार चेक होते हैं उन्हें अकाउंट पे ही क्रैश किया जाए, क्रॉस किया जाएगा। ठीक है, ये सब पॉइंट ध्यान रखना है।